हेलो गाइस। सबसे पहले तो थैंक यू, आपने लास्ट वीडियो जो मेरा पार्टनरशिप था उसको लाइक एंड सब्सक्राइब किया। राइट, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपका सीएमए का लॉ का जर्नी बहुत इजीली निकले। तो अपन ये वीडियो में आज जो करने वाले वो 10 मार्क का तोड़ करने वाले। 10 मार्क का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पिछली बार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किया था 5 मार्क का। आज अपन करने वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो एग्जाम में कितने मार्क्स का आने वाले, 10 मार्क का आने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब बिफोर स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सबसे पहले अपन को वो जानना पड़ेगा। राइट, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले होता है ऑफर। राइट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से सबसे पहले एक ऑफर होना चाहिए और वो एक्सेप्ट करने वाला बंदा होना चाहिए। अगर कोई ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो उसको क्या बोला जाएगा? अग्रीमेंट। और वो अग्रीमेंट अगर लॉ के अनुसार होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ के अनुसार। फिर से ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो क्या होगा? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे एक चीज पता चलेगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे एक एग्जांपल ले लो, इलीगल एग्रीमेंट्स। राइट, agreement to kill someone, it is not a contract. why? agreement to kill someone ऑफर है, एक्सेप्टेंस भी है, बट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। मतलब लॉ उसको मान्यता नहीं देता है, लॉ के हिसाब से दैट इज इलीगल। तो हर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट हो गई, गारंटी है। बट जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर अग्रीमेंट लॉ के हिसाब से है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, अगर अग्रीमेंट लॉ के हिसाब से नहीं है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा। ये चीज याद रखना। अब अपन टॉपिक के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला अग्रीमेंट क्या होता है? तो अग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E। एक चीज याद रखना, सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन होता है लॉ में। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशन का सेक्शन होता है। तो सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपको क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ऑफ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? अभी एक चीज याद रखना, अग्रीमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब रिटन या तो फिर ओरल, एंड इम्प्लाइड मतलब बाय एक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रिटन एग्रीमेंट किया कि मेरे को एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, तो मैं पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो अपन करते हैं ना, तो उसको रिटन एग्रीमेंट बोला जाता है। अब मैंने मुंह से बोल दिया कि मेरे को एक गाड़ी बेचना है, तो उसको ओरल एग्रीमेंट बोला जाएगा। फिर से एक्सप्रेस एग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, रिटन, ओरल। रिटन का मतलब लिख के करना, ओरल का मतलब मुंह से करना। एंड इम्प्लाइड, अब इम्प्लाइड का एक बेस्ट एग्जांपल तुमको देता हूं, सुनो। तुम ऑटो रिक्शा में कभी तो बैठे होगे, हाँ या ना? अब ना तुम ऑटो रिक्शा को तुम सिर्फ इतना बोलते हो कि यहां जाना है, और वो सामने से क्या बोलता है अपन को? हाँ बोलता है, हाँ या ना? फिर वो मीटर घुमाता है, वो तुमको ये बोलता है कि भाई जितना रुपया होगा तुमको उतना देना पड़ेगा। कोई ऑटो वाला आज तक तुमको ऐसा बोला है? नहीं बोला है। राइट, तुम्हारा डेस्टिनेशन आता है, वो मीटर को फिर से घुमा देता है और जितना बिल होता है तुमको पे करना पड़ता है। तो बाय हिज एक्शन, बाय हिज एक्शन वो अग्रीमेंट परफॉर्म कर रहा है। नहीं समझा ये वाला चीज? बाय हिज एक्शन मतलब क्या? जैसे उसने मीटर घुमाया, तुम्हारा अग्रीमेंट चालू हो गया, मतलब जितना रुपया आएगा तुमको उतना देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो वो तुम्हारे पे केस भी कर सकता है। नहीं समझा इतना? समझा इतना परफेक्टली? तो अग्रीमेंट दो टाइप के होते हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस मतलब रिटन या ओरल, इम्प्लाइड मतलब बाय एक्शन। इम्प्लाइड का ऑटो रिक्शा वाला एग्जांपल याद रखना। परफेक्ट। अब उसके बाद आते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या फीचर्स चाहिए? देखो बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले इसमें। इसमें केस लॉ भी आ सकते हैं, या तो पिछली बार भी बोला था कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले। तो इन डिटेल समझो, कंसेप्ट क्लियर करो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहले अग्रीमेंट चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। राइट, अग्रीमेंट के बाद फ्री कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? रजामंदी। मतलब दोनों पार्टी को हाँ बोलना चाहिए, दोनों पार्टी इज दे वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब अगर मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं तो तू भी मेरे लिए कुछ करेगा, उसको क्या बोला जाता है? कंसिडरेशन। वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, इन रिटर्न में तुमसे ये नहीं मांग सकता कि किसी का किडनैप कर दो या एक्सटॉर्शन कर दो, वो अनलॉफुल है। समझ में आया? कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ,
पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अपन ने पिछले बार भी पढ़ा था, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। इसके लिए जब अपन ने पार्टनरशिप पढ़ा था, उसका गार्डियन एंटर करता है उसके बिहाफ में। सेम चीज इधर, एक माइनर हो गया, एक लीगल एनिमी हो गया, या तो फिर एलियन एनिमी जिसको बोला जाता है, लीगल एनिमी नहीं, एलियन एनिमी हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो अपन आगे के लेक्चर्स में करने वाले, बट इसमें सिर्फ इतना याद रखना कि पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें माइनर नहीं कर सकता है, एलियन एनिमी नहीं कर सकता है, फॉरेन डिप्लोमेट्स नहीं कर सकते, या तो कोई कन्विक्ट होगा तो वो नहीं कर सकता है। समझ में आया इतना परफेक्टली? कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? जो जेल में, वो नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। फिर आता है लीगल ऑब्जेक्ट, मतलब द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी लीगल एज पर द लॉ। फिर आता है लीगल रिलेशनशिप, जब दो बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उनका रिलेशनशिप लीगल होना चाहिए। मतलब अगर एक जन ने भी अपना टास्क परफॉर्म नहीं किया तो उस पर केस फाइल हो सकता है, सूट फाइल हो सकता है। समझा इतना परफेक्टली? और एक और चीज बताता हूं, सुनना, कॉन्ट्रैक्ट में प्रीवीटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रीवीटी टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्राइवेसी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट दो जनों के बीच में, तो देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से, देयर कैन नॉट बी अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट देयर कैन बी अ स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन। फिर से, कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बट कंसिडरेशन में हो सकता है क्या? हो सकता है ना। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट अपन दोनों के बीच में, बट वही चीज फीस कौन दे रहे हैं? तुम्हारे मॉम डैड दे रहे। कंसिडरेशन तो मॉम डैड से आ रहा है। अब मॉम डैड तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो स्ट्रेंजर हो गए ना, थर्ड पर्सन हो गए, हाँ या ना? कंसिडरेशन स्ट्रेंजर दे सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बदले तुम्हारे मॉम डैड को पड़ा हुआ चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। कॉन्ट्रैक्ट में प्रीवीटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंसिडरेशन में प्राइवेसी नहीं होता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, स्ट्रेंजर हो सकता है। समझ में आया ये लीगल रिलेशन? एंड लास्ट, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो परफॉर्मेंस के लायक हो। मतलब आज मैं अगर तुमको बोलता हूं कि माउंट एवरेस्ट तुम चढ़ जाओ, देखो चढ़ने वाले चढ़ते नो डाउट, बट इन नॉर्मल सेंस, आज अगर मैं एक लेमैन को बोलता हूं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, वो भी विदाउट एनी इक्विपमेंट, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। फिर से, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अग्रीमेंट होना चाहिए, उसकी रजामंदी होनी चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, पार्टीज आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल रिलेशन एंड केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब उसके बाद सबसे पहले अभी जाते हैं ऑफर। ऑफर क्या होता है? ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल। ऑफर का दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल, हाँ या ना? ऑफर का डेफिनेशन है 2A, अभी तक दो किया अपन ने, एग्रीमेंट का 2E, ऑफर का 2A, राइट? Proposal is defined under section 2A as when one person signifies to another his willingness to do or absent from doing anything with a view to attaining the assent of the other to such act or absenteeism। अब इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूं, सुनना। सबसे पहले तो मैंने पार्टनरशिप के लेक्चर में भी आपको बताया था, क्या? अगर आप डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A एज, तो आपको वर्ड टू वर्ड होना पड़ेगा, बट मैंने उसका शॉर्टकट दिया था। प्रपोजल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A फुल स्टॉप। इट मींस, मतलब क्या? अपन ने सेक्शन का सेक्शन डाल दिया और अभी अपन क्या कर रहे हैं? मीनिंग लिख रहे हैं। अब डेफिनेशन को तोड़ते हैं। प्रपोजल हैज व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, मतलब एक जन सामने वाले को बोल रहा है कि ऐसा करना है या तो फिर ऐसा नहीं करना है। एब्सेंट फ्रॉम डूइंग मतलब ऐसा नहीं करना है। एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर, मतलब जो ऑफर दे रहा है उसके मन में यही होना चाहिए कि सामने वाला वो ऑफर एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ ऐसे ही हवे में ऑफर नहीं देना चाहिए कि ये सोच के भाई मैं ऑफर दे देता हूँ सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऑफर दे रहा हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए, क्या? सामने वाला वो एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया इतना परफेक्टली? अब द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज नोन एज ऑफरर या तो फिर प्रपोजल, यानी जो ऑफर देता है उसको ऑफरर बोला जाता है, जिसको ऑफर मिल रहा है उसको ऑफर ही बोला जाता है। इतना समझ में आया परफेक्टली? नाउ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, अपन ऑफर में अभी समझा। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, एक चीज याद रखना, 4 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड कंप्लीट। मतलब एक बंदा जब सामने वाले को ऑफर दे रहा है तो वो क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ले लो,
मैं तुमको सीए में पढ़ा रहा हूं, तुमसे फीस ले रहा हूं सीए में पढ़ाने की, राइट। अभी मैं तुमको तुम मेरे पास आए बोले सर सीए में इंटर का कितना फीस है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4-5 हजार रुपया दे देना पर सब्जेक्ट, चलेगा तुमको? नहीं सर, या तो 4 या तो 5, स्पेसिफिक हो आप। समझ में आया? तुम मेरे को पूछते हो सर सीएमएल का लॉ कितने टाइम पे खत्म होगा, मैं तुमको बोलता हूँ 4-5 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं, या तो 4 या तो 5। तो जब ऑफर मिल रहा है इट हैज टू बी क्लियर, डेफिनेट एंड कंप्लीट। दूसरा, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब ऑफर अपने मन में ही रखोगे तो नहीं चलेगा, सामने वाले को बताना भी पड़ेगा। सामने वाला तुम्हारी मन की बात नहीं समझ सकता है, जब तक सामने वाले को बताओगे नहीं ऑफर दे रहा हूं, कैसे पता चलेगा ऑफर मिल रहा है? समझा इतना परफेक्टली? थर्ड, जो ऑफर तुम कम्युनिकेट करोगे या तो ओरली मुंह से करो या तो लिख के दो उसको, कुछ भी कर सकते हो। एंड लास्ट, ऑफर के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो या तो एक्सप्रेस होएंगे या तो फिर इम्प्लाइड होएंगे। एक्सप्रेस का मतलब क्या है, तुम उसको टर्म्स एंड कंडीशन लिखते दो कि अगर मेरे क्लासेस में आने तो दिस इज द टर्म्स एंड कंडीशन। और अगर तुम लिख के नहीं दे रहे हो तो क्लासेस का नॉर्मली इम्प्लाइड क्या होता है, शांति से बैठो, लेक्चर्स में ध्यान दो, पढ़ाई करो, न्यूसेंस मत करो। दीज आर इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ क्लास। समझ में आया? फिर से, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर 4 प्रकार के होते हैं। पहले, ऑफर मस्ट बी क्लियर, डेफिनेट एंड कंप्लीट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन राइटिंग एंड ओरल, एंड इट हैज टू बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। समझा इतना? फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ऑफर, यानी कितने प्रकार के ऑफर होते हैं। तो वही 3 प्रकार के ऑफर होते हैं। देखो फ्लो चार्ट इजीली आपको ग्राफिकली समझाने के लिए प्रेजेंट किया है, मेमोराइज करने के लिए आपके लिए यह आसान रहेगा। टाइप्स ऑफ ऑफर 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑफर, सबसे पहले याद रखोगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरिंग। मोड, नेचर, ऑफरिंग, मोड, नेचर, ऑफरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मोड 2 होते हैं, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में फिर से 2 चीज आता है, या तो रिटन या तो ओरल, एंड इम्प्लाइड में बाय एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। अब इसका मतलब बताता हूं, सुनो। स्टैंडिंग ऑफर का मतलब है वो ऑफर जो अभी भी लागू है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने ये स्कीम निकाला कि मेरे क्लासेस में कोई भी आएगा तो 1000 रुपया, अगर 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया, एक एग्जांपल है ये, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो कितना रुपया? 1000 रुपया। अगर आप 8वें दिन आ रहे हो तो ऑफर तो लैप्स हो गया ना, लैप्स मतलब क्या? खत्म हो गया, तो वो स्टैंडिंग ऑफर नहीं रहेगा। समझ में आया ये वाला चीज परफेक्टली? उसके बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब क्या है? तुम लोग मेरे को फीस पूछ रहे हो सीए में इंटर का कितना है, मैंने बता दिया 4,000 रुपया है सीए में इंटर का, लॉ का एग्जाम्पल है ये, सीए में इंटर का 4,000 रुपया। बार्गेन तो करोगे ना अपने खून में, हाँ या ना? तो तुमने मेरे को क्या बोला, सर 4,000 नहीं दे रहा, 3,500 दे रहा हूँ। पहले मैंने ऑफर किया 4,000 का, अब तुम क्या कर रहे हो, मेरे को सामने से ऑफर कर रहे हो 3,500 का, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको काउंटर ऑफर बोला जाता है। मतलब ऑफर पे ऑफर इज नोन एज काउंटर ऑफर। फिर से, ऑफर पे ऑफर इज नोन एज काउंटर ऑफर। अब क्रॉस ऑफर का क्या है, सुनना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, ए के पास एक घोड़ा है, क्या है? ए के पास एक घोड़ा है, वो 10,000 में बेचने को तैयार है। अब मुझे वो घोड़ा खरीदने का है, बट ए को अभी तक पता नहीं है मुझे वो घोड़ा खरीदने का है। मैं क्या करता हूं, यहां से एक लेटर देता हूं ए को कि प्लीज मुझे वो घोड़ा दे दे। अब उसको अभी तक लेटर रिसीव नहीं हुआ है, एंड वो भी क्या करता है सामने से, वो मुझे सामने से लेटर देता है कि प्लीज मेरा घोड़ा खरीद ले। इसको बोला जाता है क्रॉस ऑफर। मतलब ना ए को पता था मुझे खरीदना है, ना उसको पता था कि या ना मुझे पता था उसको बेचने का है। इन दिस मैंने उसको ऑफर दिया एंड सामने से उसने मुझे ऑफर दिया, राइट? दोनों पार्टी को पता नहीं था कि अपन एक दूसरे को ऑफर देने वाले, बट सही समय पे सेम टाइम पे हम लोग ने एक दूसरे को ऑफर दिया, तो उसको क्या बोला जाता है? क्रॉस ऑफर। समझ में आया? क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। एंड लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफरिंग, स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब क्या होता है? जनरल ऑफर इज सबके लिए खुला है अभी भी ऑफर, मतलब ओपन, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। जो भी आएगा ये ऑफर का बेनिफिट ले सकता है। और स्पेसिफिक ऑफर क्या है? अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करेगा उसको अगर मेरे नोट्स या क्लासेस चाहिए तो मैं 50% ऑफ दूंगा, तो दिस ऑफर इज ओनली एप्लीकेबल टू होम? स्पेसिफिक सब्सक्राइबर्स, हाँ या ना? जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक ऑफर। नहीं समझ में आया इतना? तो 4 टाइप के ऑफर, 3 टाइप के ऑफर होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोड, नेचर, ऑफरिंग।
मोड में क्या आता है? एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, नेचर में क्रॉस, काउंटर, स्टैंडिंग, एंड लास्ट में ऑफर ही में स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। अभी तक अपन ने क्या किया है? सुनना, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स अग्रीमेंट, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इतना समझ में आया परफेक्टली? उसके बाद फीचर्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज आर कंपिटेंट, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल रिलेशनशिप, केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद ऑफर के बारे में पढ़ा, वो 2A में डिफाइन होता है एंड उसका एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर क्लियर डेफिनेट होना चाहिए, मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेटेड इन राइटिंग या तो फिर ओरल, एक्सप्रेस होना चाहिए टर्म्स एंड कंडीशन या तो फिर इम्प्लाइड। एंड लास्ट में अपन ने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा जो 3 पार्ट में डिवाइड है, मोड, नेचर, ऑफर। समझ में आया? परफेक्ट। सेक्शन 4, सेक्शन 4 क्या बोलता है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना। क्या बोला जा रहा है इसमें कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एन एग्रीमेंट। तो ऑफर को जब एक्सेप्ट करते हैं तो उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है? तो 2 जन है इसमें। सबसे पहले तो है प्रपोजर, दूसरा है एक्सेप्टर। प्रपोजर मतलब जो ऑफर देता है, एक्सेप्टर मतलब जो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये याद रखना, एज अगेंस्ट द प्रपोजल मतलब एक एग्जांपल ले लो, ए ने बी को ऑफर दिया, समझा? अब ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? जब पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय एक्सेप्टर, मतलब जब, अभी एक एग्जांपल ले लो, समझो फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऑफर दिया कि मुझे तेरा घोड़ा खरीदना है इतने रुपए के लिए, परफेक्ट। ये अपन मेल से दे रहे हैं उसको, मेल या तो फिर पोस्ट से दे रहे, समझो पोस्ट से, राइट। ए को ऑफर मिला, बी ने बोला हाँ मुझे खरीदना है, और वही उसने क्या किया, पोस्ट ए को सेंड कर दिया। अब जो दिन में पोस्ट उसने सेंड किया वो दिन में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, किसके अगेंस्ट? प्रपोजल के अगेंस्ट। नहीं समझा ये वाला चीज? फिर से बताता हूं। ए के लिए एक्सेप्टेंस कब हुआ? जब बी ने पोस्ट कर दिया था, एंड वही चीज बी के लिए कब होगा? जब ए रिसीव करेगा। इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। फिर से, ए के लिए एक्सेप्टेंस कब होगा? जब बी पोस्ट कर देगा। वही चीज बी के लिए कब होगा? जब ए की नॉलेज पे आएगा। एंड एक चीज याद रखना है इसमें, ये आगे बढ़ा होगा बट फिर से बता रहा हूं, ये साथ में ले रहा हूं। सेक्शन 5 क्या बोलता है? सेक्शन 5 बोलता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब जब तक ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ आप उसको रिवोक कर सकते हैं। रिवोक का मतलब क्या? आप वापस ले सकते हैं, बट एक बार अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते। वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी रिवोक। फिर से, वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड इट कैन नॉट बी रिवोक। परफेक्टली समझा ये वाला चीज? अब फीचर ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? पहली बात, ओरल एंड रिटन होना चाहिए, ये पहले भी बताया था। एक्सप्रेस या तो फिर इम्प्लाइड, एक्सप्रेस में फिर से वही आता है, या तो ओरल या तो फिर रिटन। प्रिस्क्राइब मेथड, मतलब अगर मैं तुमको बोल रहा हूं, या ये केस में अगर ए बोल रहा है कि मुझे तेरा घोड़ा चाहिए, हाँ या ना, बी क्या बोलता है कि सॉरी, ए ने ऑफर दिया बी को कि मुझे तेरा घोड़ा खरीदना है, राइट। अब ए क्या बोलता है? अगर तू इंटरेस्ट है तो मेरे को मेल लिख के दे। क्या लिख के दे? मेल में करके दे। तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा? एक्सेप्टेंस होगा थ्रू मेल। रीजन, प्रिस्क्राइब मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस, ए ने क्या मांगा है? मेल में। समझा इतना परफेक्टली? उसके बाद अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट, मतलब मैंने जो टर्म्स एंड कंडीशन में तुमको ऑफर दिया है वही टर्म्स एंड कंडीशन में तुमको वो एक्सेप्ट करना है, उसको बोलते हैं अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। अगर आपने कुछ भी चेंजेस किया तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? काउंटर ऑफर दे रहे हो उसको। समझा इतना परफेक्टली? और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए, अपने मन में रखोगे तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाएगा। एंड लास्ट पार्ट इसका, mere silence is not an acceptance। अगर आप चुप रहोगे तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं गिना जाएगा। यू शुड कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस टू अनदर पर्सन। समझा? फिर से, ओरल, रिटन, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, प्रिस्क्राइब मोड ऑफ एक्सेप्टेंस या मेथड ऑफ एक्सेप्टेंस, अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, एंड mere silence is not an acceptance। परफेक्टली समझा? रिवोकेशन तो बता दिया था। अब सेक्शन 25 मेरी तरफ से या मेरे लिए, दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 25 प्रोवाइड्स अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, मतलब जो अग्रीमेंट पे कंसिडरेशन नहीं है उसको क्या बोला जाता है? वॉइड बोला जाता है। वॉइड मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ के अनुसार वो वैलिड नहीं है। तो एन अग्रीमेंट विच इज मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट
उसके एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है उसके। कितने एक्सेप्शन है? 3 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या बोलता है? इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। दूसरा, प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर समथिंग डन। तीसरा, टाइम बार्ड डेट। अभी एक एक चीज करते हैं। पहला क्या बोला? इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। इसको सिंपल वे में बोला जाता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मतलब इफ बेस्ट एग्जांपल देता हूं, मैरिज एग्रीमेंट। मैरिज एग्रीमेंट इज फॉर लव एंड अफेक्शन, राइट? उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, समझा? बट उसमें एक कंडीशन है, क्या? मैरिज एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। समझा इतना परफेक्टली? उसके बाद आता है प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर समथिंग डन। मतलब अगर मैंने पास में वॉलेंटरीली तुम्हारे लिए कुछ किया, आया ना? अगर मैंने पास में वॉलेंटरीली तुम्हारे लिए कुछ किया तो प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर समथिंग डन। मतलब तुमने मेरे लिए तुमने मेरे को वादा किया था कि तुम मेरे को 10,000 रुपया दोगे अगर मैंने पास में तुम्हारे लिए कुछ किया होगा XYZ, राइट? तो अभी वो वादा मेरे को फुलफिल करना पड़ेगा। नहीं समझा? फिर से, प्रॉमिस टू कंपेंसेट फॉर समथिंग डन, इसका मतलब क्या? अभी एक एग्जांपल के तौर पे अपन ये ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरी क्लास में पूरा झाड़ू पोछा, एक स्टूडेंट को बोला भाई तू झाड़ू पोछा कर दे। अब उसको एक्सपेक्ट नहीं था कि रिटर्न में उसको कुछ मिलने वाला है, बट उसने अग्री किया, वॉलेंटरी सर्विस दिया। आया ना? कौन सा सर्विस दिया उसने? वॉलेंटरी सर्विस दिया। अब उसका वो ड्यूटी है कि उसको साफ सफाई करना है। रीजन, उसने एक्सेप्ट कर लिया था, वॉलेंटरी सर्विस दिया ना उसने। एंड लास्ट, टाइम बार्ड डेट। मतलब ये नॉर्मली गारंटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल A और B है, पैसे का लोचा चालू है एंड C आया एंड C बोला कि आई एम अ गारंटर। अब अगर A पैसा नहीं दिया तो A के बदले कौन देगा? C देगा। C को तो कुछ मिलेगा नहीं, बट स्टिल देयर इज एन अग्रीमेंट कि अगर A नहीं दिया तो पैसा कौन देगा? C देगा। उसको क्या बोला जाता है? टाइम बार्ड डेट। फिर से, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, वॉलेंटरी सर्विस, टाइम बार्ड डेट। इसको क्या बोलेंगे? वॉलेंटरी सर्विस। अगर तुमने कुछ चीज हाँ बोला था वॉलेंटरी सर्विस करने को एंड बाद में अगर नहीं किया तो लोचा हो जाएगा। यानी अगर वॉलेंटरी तुमने हाँ बोला है तो वो भी एग्रीमेंट बनता है विदाउट अ कंसिडरेशन। लास्ट आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट 3 प्रकार के होते हैं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, सॉरी ये मैरिज नहीं है, ये ट्रेड प्रोसीडिंग है। ये क्या है? ट्रेड प्रोसीडिंग। फिर से, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड प्रोसीडिंग, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। इन रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? इन रिस्ट्रेन का मतलब रोकना, राइट? तो सबसे पहला क्या दिया? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। मतलब अपन ऐसा कोई भी अग्रीमेंट नहीं बना सकते जो किसी को शादी करने से रोके, अनलेस वो माइनर है। माइनर है तो अग्रीमेंट बन सकता है इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, बट अगर आप मेजर हो गए तो कोई भी अग्रीमेंट ऐसा नहीं बन सकता है जो आपको क्या करेगा? शादी करने से रोकेगा। सेकेंड, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, मतलब कोई भी धंधा करने से आपको रोक नहीं सकता। ऐसा कोई अग्रीमेंट जो आपको धंधा करने से रोक रहा है, अनलेस पार्टनरशिप में हो। क्योंकि पार्टनरशिप में अपन ने पिछली बार पढ़ा था कि पार्टनरशिप में रोक सकते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड या तो लोकेलिटी। समझा इतना परफेक्टली? एंड लास्ट, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, मतलब आपको कानूनी कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता धंधे में। उसमें 2 चीजें, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अपन पहले से ही एक दूसरे में अपन ने रिटन एग्रीमेंट बना लिया कि अपन कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर कुछ लोचा होगा तो। अपन किसके पास जाएंगे? आर्बिट्रेटर, यानी कोई मिडिल मैन के पास जाएंगे एंड वो अपना झगड़ा सॉल्व करेगा। तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड है। समझा इतना परफेक्टली? एंड दूसरा, क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी अराइज इन, मतलब ऐसा कोई झगड़ा जो ऑलरेडी कानूनी तौर पे उसका जवाब मिल चुका है, तो कोर्ट में जाने से कोई मतलब नहीं है। तो जो बीच में आर्बिट्रेटर होगा वो वही सॉल्व करेगा। तो इन शॉर्ट, इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग में ये जो 2 चीज किया ना, वो अपन उसको क्या बोल सकते हैं? एक्सेप्शन। समझा ये वाला चीज परफेक्टली? तो इसमें अपन ने क्या किया? सबसे पहले सेक्शन 4 किया कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद फीचर्स ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकता है, अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट उसके एक्सेप्शन अपन ने पढ़ा, एंड लास्ट में वॉइड अग्रीमेंट के 3 पार्ट अपन ने देखा। वॉइड अग्रीमेंट में 2 चीज और है। सेक्शन 29, अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, मतलब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो नहीं हो सकता है परफॉर्म, अनसर्टन, जैसे माउंट एवरेस्ट वाला एग्जांपल दिया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। उसके बाद अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। वेजर का मतलब क्या होता है? बेटिंग, राइट? इंडिया में बेटिंग का अग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, याद रखना। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, हॉर्स रेसिंग। क्या बोल रहा है कि अगर आप वेजर कर रहे हो महालक्ष्मी रेस को जो मुंबई में है,
राइट। अगर उस पे आप अगर बेटिंग कर रहे हो तो वो लीगल है। समझ में आया इतना परफेक्टली। एंड हॉर्स रेसिंग में एक प्रोविजन याद रखना है, 500 या मोर, 500 रुपया या उससे ज्यादा कर रहे हो तो रिकवर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज याद रखना, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर मतलब बेटिंग हो गया। अगर आप बेटिंग में कुछ चीज हारे या बेटिंग में कुछ चीज जीते और सामने वाला अगर आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हो, केस नहीं कर सकते हो। रीजन, नो रिकवरी। बट वही चीज अगर हॉर्स रेसिंग में हारोगे तो सामने वाले से आप रिकवर कर सकते हो। कंसिडरेशन सेक्शन 2D, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको क्या बोला जाता है, कंसिडरेशन। तो दो चीज कंसिडरेशन का याद रखना, पहला मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब अगर तुम मेरे पास आ रहे हो और मेरे को बोल रहे हो सर सीएमए सिखाओ ना, तो जितना फीस मैं बोलूंगा तुमको देना पड़ेगा। तो आई एम द प्रोमिसर, यू आर द प्रोमिसी। कंसिडरेशन क्या होता है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इट मे मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैंने पिछले बार ही आपको बताया था, क्या पढ़ाना आपको है, पीवीटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, बट स्ट्रेंजर में कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो सकता है। मतलब फीस कौन देगा, आपके मॉम डैड देंगे, वो मेरे लिए तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो स्ट्रेंजर हो गए एक तरीके से, हाँ या ना। मतलब कंसिडरेशन आप दो या कोई और दे, मेरे को फर्क नहीं है। मेरे को क्या चीज से फर्क है, पैसे से। समझा इतना परफेक्टली। अब कंसिडरेशन तीन टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट को बोला जाता है एग्जीक्यूटेड, फ्यूचर को बोला जाता है एग्जीक्यूटरी। अब इसका एक एग्जांपल जिसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा। समझो फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे पास आए मेरे को बोले सर सीएमए इंटर आप मुझे पढ़ाओ। मैंने बोल दिया 10,000 रुपया सीएमए इंटर का है। अब आपने पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ दे दिया है, मैंने अपना सर्विस चालू नहीं किया अभी तक, उसको बोला जाता है पास्ट कंसिडरेशन। मतलब पास्ट में आपने पूरा पैसा दे दिया है, अभी भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2-3 महीना 4 महीना पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब धीरे धीरे दे रहे हो आप ईएमआई में। एंड फ्यूचर कंसिडरेशन, सर आप पढ़ाना तो चालू करो, मैं 2 या 3 महीने में जैसे ही मेरा कोर्स खत्म होगा मैं आपको पैसा दे दूंगा। इसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, जिसको पास्ट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। अब अगर मेरा सोचोगे ना तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर नहीं लिखना, आप क्या लिखोगे, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। समझा इतना परफेक्टली। अब इसके बाद रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन क्या बताया गया है, कंसिडरेशन के क्या क्या रूल्स है। सबसे पहला, ये बहुत कॉमन पॉइंट्स है, मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अभी बताया था, तुमको सीएमए पढ़ना है तो जितना फीस मैं बोलूंगा उसके हिसाब से तुमको करना पड़ेगा। सेकेंड, मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब ये कौन सा क्लॉज हो गया, स्ट्रेंजर वाला हो गया। कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर होता नहीं है, कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर होता है। थर्ड, इट मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। मतलब मैं आपसे कुछ भी चीज मांगूंगा तो वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू होना चाहिए, उसकी कीमत होनी चाहिए। इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट या तो भी फ्यूचर। इट मस्ट बी लॉफुल, ये अपन ने फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, लॉफुल कंसिडरेशन है। आपको पढ़ाने के लिए मैं अगर आपसे कुछ मांग रहा हूं तो वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। उसके बाद आता है इट मस्ट नॉट बी एडिक्वेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज वैल्यूलेस, राइट, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, बट स्टिल आई एम चार्जिंग यू समथिंग। तो वो अगर वेट करोगे तो जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको वो यहाँ पे आता है, बट वही चीज जो कीमत ले रहा हूं वो बहुत कम आता है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो वो इक्वल जरूरी नहीं है। समझ में आया। इट नीड नॉट बी एडुकेट, मतलब जितने का काम कर रहा हूं जरूरी नहीं मैं उतना ही लू, उससे ज्यादा भी ले सकता हूं, उससे कम भी ले सकता हूं। एंड लास्ट, इट मस्ट नॉट बी इल्यूजरी। मतलब क्या, इमेजिनेटरी नहीं होना चाहिए। सर आप मेरे को सीएमए पढ़ा तो मैं आपको ताजमहल दे दूंगा या मैं आपको अलादीन का चिराग दे दूंगा, ऐसा नहीं। यानी इमेजिनेटरी नहीं होना चाहिए, ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए जो रियलिस्टिक हो। समझा परफेक्टली। तो फिर से सबसे पहले क्या बोला है, मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, फिर स्ट्रेंजर वाला क्लॉज था, फिर इट मस्ट बी समथिंग ऑफ द वैल्यू, इट मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इट मस्ट बी लॉफुल, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, इट मस्ट नॉट बी इल्यूसरी। परफेक्टली समझा इतना। लास्ट पार्ट ये पहले भी बताया, एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वॉइड इन द फॉलोइंग केसेस। एक चीज याद रखना, अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, राइट, वो वॉइड होता है। कंसिडरेशन जरूरी है, बट 3 केसेस ऐसे जिसमें चलता है। पहला, गिफ्ट। अगर मैंने एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपको गिफ्ट दूंगा, आपको तो इन रिटर्न कुछ मिलने वाला है नहीं, राइट, तो वो कंसिडर एग्रीमेंट बोला जाएगा उसको। सेकंड, चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन। अगर मैंने आपको बोला कि आपकी चैरिटी में मैं 10,000 डोनेट करूंगा, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, तो मेरे को वो करना पड़ेगा। समझा। एंड थर्ड, क्रिएशन ऑफ एजेंसीज। लास्ट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कंसिडरेशन इधर खत्म हो गया,
कंसिडरेशन में क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? पहली बात तो कंसिडरेशन होता क्या है 2D के हिसाब से, उसके टाइप्स याद रखने हैं आपको, रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके एक्सेप्शन है। 4 चीजें आपको ये कंसिडरेशन में याद रखनी है। अब उसके बाद आता है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इसको एक और वर्ड बोला जाता है लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए तो लीगल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, ये सेक्शन 23 है। अब ये क्या बोलता है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लॉफुल है अनलेस ये 5 चीजें हो। अगर ये 5 चीजें होगा तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, वरना हमेशा ऑब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, लॉफुल। 5 चीजें क्या है, सबसे पहले फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब लॉ ने बोल दिया कि वो गलत है, मतलब वो गलत है। गलत मतलब क्या, अनलॉफुल। लॉ ने बोला वो अनलॉफुल है। अभी मर्डर करना किसने बोला अनलॉफुल है, लॉ ने बोला ना। एक्सटॉर्शन रेप किसने बोला अनलॉफुल है, लॉ ने बोला, मतलब फॉरबिडन बाय लॉ। सेकंड, डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, मतलब अभी जैसे बहुत सारे लॉ है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, उसमें कोई भी प्रोविजन ऐसा लिखा है जो आप उसको डिफीट कर रहे हो, मतलब आपके अग्रीमेंट, जैसे एक एग्जांपल ले लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अपन को ये लिखा है कि मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए कंपनी के लिए, फॉर अ प्राइवेट कंपनी, हाँ या ना। अब अपन एग्रीमेंट पे लिख देते नहीं, हम तो एक ही मेंबर से करेंगे, चलेगा क्या? ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी एक्ट को डिफीट कर रहा है, जैसे वो एक्ट में तो 2 मेंबर लिखा था, बट आपने अग्रीमेंट पे कितना लिख दिया, 1 मेंबर, ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड, अनलॉफुल हो जाएगा। समझ में आया ये वाला? अब थर्ड, फ्रॉड से किया गया, बहुत बेसिक है। फोर्थ, इंजरी टू पर्सन या प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई एग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हो जिससे सामने वाले को इंजरी हो या सामने वाले की प्रॉपर्टी को इंजरी हो, तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। एंड लास्ट, कोर्ट रिगार्ड्स इमोरल। इमोरल का मतलब क्या होता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, राइट, यानी अगर जनरल पब्लिक के लिए वो अच्छा नहीं है, कोर्ट ने ये बोला है कि जनरल पब्लिक के लिए दैट इज नॉट गुड, समझा, तो उसको क्या बोला जाएगा, अनलॉफुल। समझा इतना परफेक्टली? ई कॉन्ट्रैक्ट, अब ये 5 मार्क के लिए है लास्ट टाइम पे, राइट, कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क का, तो थोड़ा इसमें ध्यान देना कंसेप्चुअल वाइज, बहुत सिंपल है लिखने के लिए। सबसे पहले ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तो पेपरलेस होता है और एक ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे रहता है। अब इसके जो फीचर्स है वो सेम जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से रहेगा, मतलब क्या, ऑफर हैज टू बी मेड, ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लॉफुल कंसिडरेशन, फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब ये जो 8 चीज है, ये फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले करवा दिया, तो ये सेम ई कॉन्ट्रैक्ट के भी फीचर्स है। अब इसमें ज्यादा क्या है समझना, ई कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो ये पेपरलेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। पहले एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद समझाता हूं क्या है, तो इजी पड़ेगा आप लोग के लिए। अभी समझो फॉर एग्जांपल, मुझे जो आपके मॉडल में एग्जांपल दिया हुआ है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट खरीदना है, राइट, मेरे नए पीसी के लिए, तो मैं क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाऊंगा एंड उनको बोलूँ, उनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करूंगा। जैसे उनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया, एक पेमेंट का पोर्टल खुलेगा, जैसे मैंने पेमेंट कर दिया, राइट, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब जैसे मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया एंड पेमेंट किया, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड माइक्रोसॉफ्ट। समझा, जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया, आई हैव अग्रीड टू द ऑफर विच दे हैव मेड, मतलब पेमेंट करने से पहले आई हैव अग्रीड टू द अग्रीमेंट। समझ में आया ये वाला चीज? तो मेरे को पेमेंट करना है, मतलब वो कंसिडरेशन हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट वाला अपना सॉफ्टवेयर मुझे दे देगा। समझा, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है या ई कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसको पेपरलेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। इतना समझ में आया? अब इसका मेन ये ई कॉन्ट्रैक्ट आया क्यों, 3 रीजन की वजह से। जल्दी से होता है, मतलब स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी है, मतलब कुछ भी एरर नहीं हो सकता है इसमें, एक्यूरेट होता है, एंड लास्ट रिलायबल है, मतलब 10 साल पहले का भी आप कॉन्ट्रैक्ट अपने मेल से खुल के दिखा सकते हो, यानी इसमें घूमने का डर नहीं है। तो 3 चीज याद रखना है, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। परफेक्टली समझा ये वाला चीज? अब इसके बाद अब एक चीज याद रखना, जब भी 2 जन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, दोनों का साइन मैंडेटरी है। अग्रीमेंट पे बोथ द पार्टीज नीड टू साइन। अब इलेक्ट्रॉनिकली कैसे साइन करोगे आप लोग, तो इलेक्ट्रॉनिकली साइन करोगे ना, तो जो सिग्नेचर होता है इलेक्ट्रॉनिकली वाला, उसको बोला जाता है डिजिटल सिग्नेचर। फिर से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को क्या बोला जाता है, डिजिटल सिग्नेचर। समझा ये वाला चीज? पार्टीज नीड टू ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर एंड हैव टू अफिक्स इंस्टेड ऑफ मैनुअल, यानी मैनुअल साइनिंग मतलब आपको लिख के वहां पे साइन नहीं करना है, एक डीएसी मिलेगा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ये नॉर्मली शॉप्स में जो ऑथोराइज एजेंट है उन लोग के पास रहता है डीएसी।
राइट। ये ईयरली बेसिस में होता है या 3 साल के लिए होता है डीएसी। आप उसको सब्सक्राइब करो, एक पेन ड्राइव के फॉर्म में आएगा। जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको साइन करना है, जैसे ये नॉर्मली आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी सीएस लोग ये बहुत यूज करते हैं या डायरेक्टर्स बहुत यूज करते हैं, ये एक पेन ड्राइव के फॉर्म में आएगा। पेन ड्राइव को लैपटॉप में अटैच करो, वो फॉर्म खोलो, जहां साइन करना है वहां पे क्लिक करो तो पेन ड्राइव डायरेक्टली वो ले लेगा। समझ में आया? उसमें आपके पूरे टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल्स, आपका पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें डीएससी में रहता है। समझा इतना परफेक्टली? मैनुअल साइन नहीं होता है, डीएससी से साइन होता है, समझा? और ई कॉन्ट्रैक्ट इज रेगुलेटेड बाय द आईटी एक्ट 2000। एक चीज याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से तो होता ही है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है, बट इट इज रेगुलेटेड, मतलब अगर कुछ हेरा फेरी हुआ तो कौन बीच में आ जाएगा? आईटी एक्ट 2000। अगर मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आईटी एक्ट 2000 बीच में नहीं आएगा, बट वही चीज अगर ई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आईटी एक्ट 2000 बीच में आ जाएगा। परफेक्टली समझा? ये 5 मार्क के लिए आया था, आपको कीवर्ड्स बता दिया। क्या कीवर्ड्स है? सबसे पहले पेपरलेस चाहिए, वहां पे एग्जाम में उन लोग को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म चाहिए, राइट, ये तो कॉमन है। स्पीड, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ये चाहिए। देन डिजिटल सिग्नेचर चाहिए उन लोग को, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय आईटी एक्ट। इतना लिख दो, फुल मार्क्स। समझा इतना? ये 5 मार्क के लिए आया था। अब उसके बाद आता है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन कौन व्यक्ति या कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है एंड कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सन आर नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सब जन एंटर कर सकते हैं, बट फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सन को छोड़ के। अब फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सन में क्या आता है? पहला आता है माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ट्राई करो ये चार्ट याद रखने का, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये 3 जन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, बाकी कोई भी हो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब माइनर का अपन को बेसिक क्या रहता है कि 18 साल के नीचे हुआ तो माइनर, 18 साल या उसके ऊपर हुआ तो वो मेजर हो जाएगा। सेम चीज इधर, बट इसमें भी कीवर्ड याद रखना, 12 या 15 नहीं है, आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? जो वो एज 18 ईयर्स के बिलो, वो डिफाइन किधर हुआ है? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। फिर से सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 ने बोला है कि अगर आप 18 के नीचे हो तो आप माइनर बोले जाओगे। वही चीज अगर आप 18 या उसके ऊपर हो तो आप मेजर बोले जाओगे। अब इसमें भी एक चीज याद रखना, अगर किसी कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी के लिए आपके लिए ऑलरेडी गार्डियन असाइन किया है बिफोर यू अटेन एज ऑफ 18, आप 18 साल तक हुए नहीं हो और कोर्ट ने क्या किया? आपके लिए गार्डियन अपॉइंट कर दिया है, या तो आपके लिए या तो आपके प्रॉपर्टी के लिए। अब इफ द गार्डियन इज अपॉइंटेड बिफोर यू टर्न 18, देन योर एज लिमिट शुड बी 21 इन ऑर्डर टू बी मेजर। नहीं समझा? नॉर्मली 18 साल होता है, बट कोर्ट ने अगर ऑलरेडी आपके लिए गार्डियन अपॉइंट किया या आपकी प्रॉपर्टी के लिए किया है ना, तो जो 18 साल है ना उसको कन्वर्ट हो जाएगा 21 में। ये याद रखना, इसमें केस लॉ में पूछ सकते हैं। कोर्ट ने अगर गार्डियन अपॉइंट किया तो एज लिमिट कितना हो जाएगा? 21। कोर्ट ने अगर गार्डियन अपॉइंट नहीं किया तो एज लिमिट क्या रहेगा? 18। परफेक्टली समझा इतना? अब माइनर के बाद एक बम्पर क्वेश्चन देता हूं, 10 मार्क का आया हुआ है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क। पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, याद रखना क्या बोला मैंने? पोजीशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, यानी अगर माइनर अग्रीमेंट करेगा तो वो अग्रीमेंट की क्या लायकी है, मतलब क्या क्या स्टेटस है वो अग्रीमेंट का। लास्ट टाइम 10 बार आया था, 10 मार्क का आया था। एंड लास्ट टाइम बोला मतलब लास्ट ईयर के पेपर में, लास्ट ईयर का पेपर मत चालू कर देना, प्रीवियस ईयर्स जो पहले आ चुके हैं। 6 चीजें आपको इसमें याद रखना है। सबसे पहले जो भी अग्रीमेंट होता है माइनर के साथ वो क्या हो जाएगा? वॉइड अब इनिशियो। अब इनिशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम बिगनिंग, मतलब एनी एग्रीमेंट एंटर बाय द माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। उसके बाद लॉ ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई। अब इसके लिए ना एक है ना एग्जांपल देता हूं, अच्छा सा समझो। अभी फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो मेरे पार्टनरशिप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, बट वो क्या बोलता है मैं आपके साथ जब भी कॉन्ट्रैक्ट करूंगा अगर आप अंबानी के बेटे हो तो। अब अंबानी का बेटा, एक एग्जांपल है, अंबानी का बेटा 18 से कम है, सपोज वो 15 ईयर्स का है, पर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मैंने क्या किया, उसके बेटे को रिक्वेस्ट किया कि भाई देख तू पार्टनर नहीं है बट उसके सामने एस्टोपल पार्टनर बन जा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो मैं फ्रेंडशिप लेवल पे पार्टनर बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ लोचा कर दिया एंड उसने मेरे पे क्या कर दिया, केस कर दिया। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल अंबानी का जो बेटा है वो भी लायबल होगा,
ये पहले भी अपन ने किया है, हाँ या ना। बट जैसे ही कोर्ट में, अदालत में जज बोलेगा तो भाई तेरी उम्र कितनी है, अम्बानी का बेटा क्या बोलेगा मालूम है, सर मैं माइनर हूँ। एंड अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब जज के सामने वो भीख मांग सकता है कि सर मैं 18 से कम हूं, मेरे को आप सजा नहीं दे सकते हो। मतलब लॉ ऑफ एस्टोपेल डज नॉट अप्लाई इन दिस। समझ में आया ये। थर्ड, नो रैटिफिकेशन। रैटिफिकेशन मतलब कंफर्मेशन। ऐसा कोई अग्रीमेंट जो माइनर ने पहले ही कर लिया था 18 से पहले, एंड अब 18 हो गया, उसके बाद वही अग्रीमेंट वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, कंफर्मेशन नहीं दे सकता है। अगर उसको एग्रीमेंट पे जाना है तो उसको नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, पुराना अग्रीमेंट खत्म हो गया ये चीज। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिशियल टू माइनर। माइनर सिर्फ एक ही प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है जिसमें उसका बेनिफिट हो। पार्टनरशिप में भी एंटर कर सकता है जब उसका बेनिफिट हो। समझ में आया ये वाला चीज। फिर उसके बाद माइनस लायबिलिटी फॉर नेसेसिटी, मतलब अभी समझो फॉर एग्जांपल मैं एक माइनर हूं एंड मेरे को खाने के लिए भी पैसा नहीं है, या मैंने अगर खाने के लिए किसी से उधारी ले ली तो आई विल बी पर्सनली लायबल, मतलब वो उधारी चुकाने के लिए कोर्ट मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिकवा सकता है। बट माइनर सिर्फ नेसेसिटी के लिए लायबल होता है और किसी के लिए नहीं। एंड लास्ट, कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। कोर्ट माइनर को पहले भी बोला था, इंसॉल्वेंट कौन कर सकता है, सिर्फ कोर्ट कर सकता है एडजुडिकेट। एडजुडिकेट मतलब क्या, डिसाइड कर सकता है, राइट। तो माइनर को कोर्ट एडजुडिकेट नहीं कर सकता है इंसॉल्वेंट। 18 या उसके ऊपर हुआ तो फिर वो एडजुडिकेट कर सकता है। समझा इतना परफेक्टली। फिर से पहला क्या बोला है, void of initio। दूसरा, law of estoppel does not apply, no ratification, contract beneficial to minor, minus liability for necessity, cannot be adjudicated insolvent। याद रखना ये 10 मार्क का आया था। अब ये जब 10 मार्क का आया, आपको क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है या आंसर प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो जब माइनर वाला क्वेश्चन आया, आपको ये सेक्शन 3 बताना पड़ेगा उन लोग को कि माइनॉरिटी की एज क्या है। ये बताने की दरकार नहीं है 21 है या नहीं, बट डायरेक्टली ये बताना पड़ेगा कि जो 18 से बिलो 18 है वो माइनर है, और वो हैज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875। मतलब अपन ने उन लोग को सेक्शन भी दे दिया और एक एक्ट भी दे दिया। अब उसके बाद डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट विद दिस। समझा इतना परफेक्टली। और एक चीज और याद रखना, प्रोफेशनल लेवल में आप ये चार्ट नहीं बना सकते हो, आपको डायरेक्टली पैराग्राफ फॉर्म में चालू करना है। समझा इतना परफेक्टली। चार्ट फॉर्मेट, फ्लो चार्ट्स नहीं चलेंगे। अब लास्ट सेकेंड, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, हु इज नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दिमाग से पागल है, वो अपना डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। मतलब कैसा, या तो ड्रंकेड हो गया जो अभी एट प्रेजेंट नहीं ले नहीं पा रहा है, इंटॉक्सिकेटेड हो गया मतलब कुछ नशा वशा किया है, आया ना, या तो उसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है, पागल है एक तरीके से। समझ में आया। तो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है, लुनाटिक होता है एक तरीके से। लुनाटिक मतलब क्या, वो इज नॉट एबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और टेक डिसीजन ऑन हिज बिहाफ। समझा इतना। बट इसमें भी एक चीज याद रखना, लुनाटिक और अनसाउंड माइंड कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट लूसिड इंटरवल। कौन सा इंटरवल बोला, LUCID, लूसिड इंटरवल। इसका मतलब क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ड्रंकेड हूं, मैं मंडे टू संडे सिर्फ नशे पे रहता हूं, तो आई कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। बट मेरा एक असूल है, एवरी सैटरडे मैं दारू को टच नहीं करूंगा। आई एम अ लूनाटिक या ड्रंकर्ड, हाँ या ना। बट इसमें मेरा लूसिड इंटरवल क्या हो गया, सैटरडे, व्हेन आई एम नॉट, आई एम इन माय सेंसेस, I am in my senses and I am capable of entering into a contract because I am capable of making my own decision। समझ में आया। तो a lunatic cannot enter into a contract but at lucid interval he can enter into a contract। समझा ये वाला चीज अनसाउंड माइंड का। एंड लास्ट, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। उसमें 5 चीजें आपको फिर से याद रखना है। पहला, एलियन एनिमी, फॉरेन डिप्लोमैट्स, कन्विक्ट, इंसॉल्वेंट या तो फिर कंपनी। पहला क्या है, एलियन एनिमी। अब लॉ में एक चीज याद रखना, इंडिया के बाहर जो भी होगा उसको एलियन बोला जाता है। एलियन का मतलब जादू नहीं है जो ऊपर से आता है। इंडिया के बाहर अगर जो भी हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा, एलियन। अब एलियन एनिमी क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा आया यूएस से, तो वो तो एलियन हो गया। अब जैसे ही वो यूएस से इधर आया, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही रहा था कि इंडिया और यूएस में फाइट हो गया, फाइट मतलब वॉर हो गया। तो इन दैट सिचुएशन ही बिकम्स एलियन एनिमी, क्योंकि जब तक वॉर खत्म नहीं होता है वो बंदा क्या हो जाएगा, एलियन एनिमी। तो ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब इंडिया में उसको कुछ होगा नहीं, जेल वेल नहीं होगा, बट सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। सेकेंड, फॉरेन डिप्लोमेट्स। अभी मोदी जी इतनी जगह जाते रहते हैं,
अपने पास भी ट्रम्प आया था, फिर और भी बहुत प्यूटन आया अपने पास, राइट। पर्सनल कैपेसिटी में दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब खुद के, देखो इंडिया जर्मनी, इंडिया यूएस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, बट मोदी प्यूटन या मोदी यूएस वो नहीं हो सकता है, समझा इतना। यानी उन लोग पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं। फिर कन्विक्ट, जो जेल गया हुआ है, जो ऑलरेडी जेल में है, चाहे वो बेल पे ही बाहर हो बट अभी भी जेल में है ना, उसका यानी टर्म्स चालू है, तो इन दैट केस दे कैन नॉट एंटर इनटू अ सॉल्वेंट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इनसॉल्वेंसी मतलब जो एडजुडिकेट हो गया है कि भाई इनसॉल्वेंट है, कंगाल है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। एंड लास्ट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बोला, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट, अगर उनके एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं लिखा है कि दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उन लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं। मतलब कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होना चाहिए कि दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन ओनली दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और एल्स दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तीन होता है, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। माइनर का आपको बता दिया 18 ईयर्स, इसमें आपको 6 चीजें याद रखना है। ये क्या है, पोजीशन ऑफ माइनस अग्रीमेंट। फिर उसके बाद अनसाउंड माइंड, लूनेटिक बोला जाता है जिसको, बट लूसिड इंटरवल में दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जिसमें आपको 5 चीजें, एलियन एनिमी, फॉरेन डिप्लोमेट्स, कन्विक्ट, इंसॉल्वेंट एंड कंपनी। परफेक्ट। फ्री कंसेंट, सेक्शन 13 क्या, फ्री कंसेंट मतलब रजामंदी होता है, राइट। सेक्शन 13 क्या बोलता है, 2 or more persons are said to consent when they agreed upon the same thing in the same sense. Consensus ad idem, IDEM, क्या, अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, मतलब एक ही चीज में दोनों का दिमाग भी एक ही जगह चल रहा है, तो उसको कंसेंट बोला जाता है। मैं कुछ और सोच के हाँ बोला, तुम कुछ और सोच के हाँ बोल रहे हो, तो उसको कंसेंट नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल तुमने मेरे को बोल दिया सर मेरे को सीएमए सीखना है, अब मेरे दिमाग में फाइनल है, प्रोफेशनल लेवल है, तुम्हारे दिमाग में फाउंडेशन लेवल है, और अपन दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है, इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, समझा इतना। तो फ्री कंसेंट के लिए क्या चाहिए, अग्रीड अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। अब उसके बाद आता है एज पर सेक्शन 14। अब ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। देखो इसमें 5 मार्क का एक एग्जाम में आया था, फिर 5 मार्क का आया, फिर 5 मार्क का आया, फिर 9 मार्क का आया, मतलब इसमें आते जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इसमें ज्यादा ध्यान देना भी 10-15 मिनट के लिए। एज पर सेक्शन 14, सेक्शन कोट करना इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 14, कंसेंट इज फ्री इफ इट इज नॉट कॉज बाय, मतलब अपनी रजामंदी है हमेशा, बट ये सब चीजों में अपनी रजामंदी नहीं रहेगी, ये सब में वॉइडेबल हो जाएगा, समझा इतना परफेक्टली। पहला कोहेजन सेक्शन 15, अनडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, मिस रिप्रेजेंटेशन जिसमें 2 पार्ट है, फ्रॉड, अनइंटेंशनल, एंड लास्ट में मिस्टेक। कंसेप्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट इन डिटेल नहीं पढ़ के जाते और लोचा हो जाता है। पिछले बार 9 मार्क के भी क्वेश्चन आए हुए इसमें से, तो इन डिटेल अपन को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कोहेजन का मतलब क्या होता है, सेक्शन 15, कोहेजन का मतलब होता है फिजिकल हार्म, या तो फिर आप किसी को थ्रेट कर रहे हो कि भाई तू साइन कर वरना मैं मर रही हो, समझा। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, कोहेजन बोला जाता है, समझा। तो कोहेजन का मतलब क्या होता है, फिजिकल हार्म। बट इसमें आपको 3 चीजें याद रखना है, 3 चीजें जिसको कोहेजन नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, भाई तू मेरा काम कर वरना मैं तेरे पे केस फाइल कर दूंगा या पुलिस पे धमकी दे दूंगा, अगर ऐसा बोला गया तो उसको कोहेजन नहीं बोला जाएगा। ये क्यों बोला जाता है, ताकि सामने वाला काम करे, समझा इतना परफेक्टली, हाँ या ना। सेकेंड, अगर मैं कोई चीज के लिए ज्यादा प्राइस ले रहा हूं, मतलब मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो तुमसे यानी दुनिया ले रही है 20,000, मैं ले रहा हूं 25,000, तो उसको भी कोहेजन नहीं बोला जाएगा, समझा इतना परफेक्टली। एंड लास्ट, अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड इज अ कोहेजन, अगर तुम धमकी दे रहे हो कि साइन मार वरना मैं मर रहा हूं, तो उसको कोहेजन, मतलब 2 चीजें जो कोहेजन नहीं बोली जाएगी, पहला प्रोसिक्यूशन हो गया, दूसरा हाई प्राइस हो गया, ये दोनों चीज कोहेजन नहीं बोला जाएगा। बट वही चीज अगर आप कमिट कर रहे हो सुसाइड या थ्रेट दे रहे हो टू कमिट अ सुसाइड, तो उसको कोहेजन बोला जाएगा, समझा इतना परफेक्टली। इसको फिजिकल हार्म बोलो। अब उसके बाद आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेंटल हार्म, मतलब अपन धीरे धीरे किसी के बीच में, यानी ये क्यों होता है, जब अपना रिलेशन किसी के साथ अच्छा है तो ही अपन उसकी मेंटल स्थिति पे यानी दिमागी संतुलन हिला सकते हैं उसका, समझ में आया।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, अपने एग्जाम्पल ले लो ना, मदर एंड सन का, राइट। फैमिली वाले को जो अपने से करवाना है वो अपने से करवा के रहते हैं, हाँ या ना। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहले आ जाता है सर्वेंट एंड मेड का, परफेक्टली समझा इतना। फिर दूसरा एग्जाम्पल इसमें आता है डॉक्टर एंड पेशेंट का, हाँ या ना। बट इसमें एक चीज आपको याद रखना है, हस्बैंड एंड वाइफ का एग्जाम्पल नहीं आता है इसमें, समझ में आया? हस्बैंड एंड वाइफ अनडू इन्फ्लुएंस नहीं होता है इसमें, याद रखना है, समझा? कोएशन में दो चीज याद रखना है, प्रोसिक्यूशन और हाई प्राइस वाला। इसमें आपको हस्बैंड एंड वाइफ वाला याद रखना है कि रिलेशन होता है, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट हो गया, डॉक्टर एंड पेशेंट हो गया, समझा? बट फियोन्से वाला हो गया, फियोन्से वाला भी इसमें आता है, फियोन्से फियोन्सी, बट वही चीज हस्बैंड वाइफ है तो इसमें नहीं आता है, समझा इतना परफेक्टली? फिर उसके बाद आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको दो पार्ट है, फ्रॉड सेक्शन 19, अनइंटेंशनल सेक्शन 18। एक जानबूझ के होता है, एक अनइंटेंशनल होता है, समझ में आया? अगर आपने जानबूझ के किसी को फ्रॉड किया है या डिसीव किया है जानबूझ के, तो वो किस में आएगा? फ्रॉड में आएगा। ये याद रखना, 9 मार्क के लिए आया था, मैं आपको बताऊंगा क्या आया था। पहले अनइंटेंशनल में ध्यान देते हैं। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को पूछा, एक एग्जाम्पल है ये, इसको सीरियसली नहीं लेना। आपने मुझे पूछा कि सीएमए का लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन का फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। अब प्रैक्टिकली 30th ऑफ जुलाई है या 31st ऑफ जुलाई है लास्ट डेट, आया ना? मैंने आपको बोल दिया भाई सीएमए का रजिस्ट्रेशन दिसंबर के लिए तो अक्टूबर तक कर सकता है। अब मुझे नहीं पता था, मैंने अपना अजम्पशन लगा के आपको बोला, मतलब मेरा इंटेंशन आपको डिसीव करना नहीं था, तो वो क्या हो गया? अनइंटेंशनल। वही चीज मेरे को पता था जुलाई में है, बट फिर भी अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं भाई तू नवंबर तक कर सकता है, अभी बहुत टाइम है, तो वो फ्रॉड बोला जाएगा, समझा इतना परफेक्टली? हाँ या ना? अब 9 मार्क का फ्रॉड में क्या आया था, एक क्वेश्चन बताता हूँ। साइलेंस, साइलेंस मतलब चुप्पी, चुप रहना, समझ में आया? तो अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है जिसमें मैं चुप हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे पूछा कि भाई दिसंबर के लिए लास्ट डेट क्या है, मैंने आपको क्या बोला? अक्टूबर है, जबकि मुझे पता था जुलाई है। अब उसके बाजू में आपका एक फ्रेंड बैठा था, उसको मालूम था जुलाई है, बट वो चुप था, तो मैं तो फ्रॉड कर रहा हूं, बट क्या फ्रेंड भी फ्रॉड कर रहा है? समझ में आया ये वाला चीज? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? क्या बोला? डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? तो इसमें दो चीजें आपको याद रखना है। क्या दो चीजें आपको याद रखना है? कि जब जरूरत है बोलने के लिए, क्या बोला? जब व्हेन इट इज द ड्यूटी टू स्पीक, या तो फिर व्हेन योर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीक। मतलब सुनना, हिंदी में बता दो, जब जरूरत है बोलने का फिर भी अगर आपने नहीं बोला तो उसको फ्रॉड बोला जाएगा। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने क्या बोला था आपको कि आपकी फ्रेंड को पता था बट वो फिर भी चुप थी, उसको उस समय बोलना चाहिए था कि नहीं सर अक्टूबर नहीं है, कौन सा अटेम्प्ट है, यानी लास्ट डेट क्या है? जुलाई है। तो इसमें फ्रेंड ने भी क्या किया? आपके साथ फ्रॉड किया। जब चाहिए बोलना और फिर भी अगर आप नहीं बोल रहे हो तो उसको फ्रॉड बोला जाएगा। एंड सेकेंड केस में सामने वाला बोल रहा है कि भाई देख तू चुप है, मतलब तेरी रजामंदी है, ऐसे कोई सिचुएशन में अगर फ्रॉड हुआ तो उसको फ्रॉड बोला जाएगा। मतलब आपको बोलना चाहिए था उधर एंड आपने नहीं बोला, एंड आपकी चुप्पी या आप चुप थे तो उसको क्या गिना गया कि आपने हाँ बोला है उसको, समझा इतना परफेक्टली? हाँ या ना? बट इसमें दो सिचुएशन याद रखना। क्या चीज? दो सिचुएशन जब आपको बोलना कंपलसरी है। पहला, जब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाते हैं तो आपको बोलना जरूरी है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप लोग ने मेरे पास आए थे सीएमए के लेक्चर्स के लिए, आधे लेक्चर्स मैंने लिया, राइट? बट अब मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, इम्प्लाइड मैं किसी और प्रोफेसर को डाल दिया इसमें, राइट? तो इट इज माय ड्यूटी सबसे पहले कि मैं आप लोग को ऐसा कन्वे करूं कि अब ड्यू टू सच सिचुएशन आई वोंट बी एबल टू कंटिन्यू, एंड इफ यू आर रेडी मैं किसी और प्रोफेसर को डाल रहा हूँ। बट वही चीज अचानक से अगर मैं कोई और प्रोफेसर एंटर किया और आपको लॉ पढ़ाना चालू किया तो ये आपके लिए एक तरह से फ्रॉड है। रीजन आप आए थे मेरे लिए, यहाँ पे नहीं समझ में आया ये वाला चीज? परफेक्टली समझा? एंड इसमें सेकंड पार्ट होगा, आधी सच्चाई कभी भी बोली नहीं जाती है। अगर कोई आधी सच्चाई बोल रहा है उसको रोक दो, समझा? तो दो चीजें इसमें याद रखना है। सबसे पहला व्हेन देयर इज अ हाफ ट्रूथ, सेकंड व्हेन देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। नहीं समझा ये वाला चीज? परफेक्टली समझा ये? हाँ या ना? उसके बाद मिस्टेक, थोड़ा मिस्टेक में ध्यान देना क्योंकि ये 1 2 3 4 समझ में आ जाता है इधर उधर। मिस्टेक थोड़ा बहुत लोचा वाला है। एंड एक चीज याद रखना, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे कोहेजन में क्वेश्चन आ चुका है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में आ चुका है, फ्रॉड में आ चुका है,
अभी तक मिस्टेक में इतना टेस्टिंग हुआ नहीं है, तो चांसेस है मिस्टेक के टेस्टिंग हो सकता है तुम्हारे पे। समझ में आया? मिस्टेक, अभी देखो फ्रॉड का मतलब क्या है, सामने वाले ने धोखाबाजी की है, हाँ या ना। मिस्टेक का मतलब क्या है, तुम खुद ये सोच रहे हो कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब तुम खुद से गलती कर रहे हो, उसको मिस्टेक बोला जाता है। इसमें सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब कोई भी सामने इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आया? नहीं समझा तो 2 मिनट दो मेरे को। मिस्टेक 2 पार्ट का होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब सेक्शन 21, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब सेक्शन 20। पहले अपन मिस्टेक ऑफ लॉ देखते हैं। तो मिस्टेक ऑफ लॉ में याद रखना, मिस्टेक ऑफ ओन कंट्री, मिस्टेक ऑफ फॉरेन कंट्री। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एंड मेरे को इंडिया का ही लॉ नहीं पता है, तो मैं वहां पे कोर्ट में ये नहीं बोल सकता कि सर मेरे को इंडिया का लॉ नहीं पता था, इसके लिए प्लीज मेरे को माफ करो। नहीं, समझ में आया ये वाला चीज? नहीं समझा? मैं वहां पे देखो, खुद की कंट्री का लॉ जानना जरूरी है, वो एक्सक्यूज नहीं मिल सकता है। मतलब इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। क्या बोला? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। समझ में आया इतना? बट वही चीज अगर आपको फॉरेन लॉ नहीं मालूम है, वो एक्सक्यूज मिल सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉरेन कंट्री का अगर लॉ नहीं मालूम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बट खुद की कंट्री का आपको लॉ जानना चाहिए। रीजन, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। समझ में आया ये मिस्टेक ऑफ लॉ में? फिर आता है सेक्शन 20, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसमें दो चीज है, बायलैटरल, यूनिलैटरल। मतलब क्या है? बायलैटरल मतलब दोनों की गलती है, दो पार्टी होती है तो दोनों की गलती है। यूनिलैटरल मतलब किसी एक की गलती है। यूनिलैटरल तो सिंपल है, एक की गलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया? अब वही चीज, या खत्म भी नहीं हुआ तो वॉइडेबल हो गया। मतलब अगर मेरी गलती है कि मैंने तुमको ठीक से पढ़ाया नहीं या पोर्शन टाइम पे खत्म नहीं किया, अब तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि यू आर द डिसीव पार्टी, तो तुम मेरे को आके बोल सकते हो कि सर देखो ये अटेम्प्ट में आपने नहीं पढ़ाया, अब मेरे को फ्री में नेक्स्ट अटेम्प्ट पढ़ाओ, या तो फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट वहां पे खत्म करके रिफंड मांग सकते हो। समझ में आया ये वाला? तो ये यूनिलैटरल मिस्टेक हो गया। अब बायलैटरल मिस्टेक मतलब दोनों की गलती है, तो इसमें भी याद रखना दोनों की गलती कब कब हो सकती है। मिस्टेक हैज टू सब्जेक्ट मैटर, या तो मिस्टेक हैज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब फिजिकल। अब दोनों में से किसी को फिजिकलिटी में कुछ हो गया, पहले परफॉर्म कर सकता था बट अब वो चीज परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसको फिजिकल मिस्टेक बोला जाता है। लीगल मिस्टेक मतलब क्या, कि लॉ ने बोल दिया कि अभी तुम परफॉर्म नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, तुमने मेरे को फीस दिया सीएमए पढ़ाने के लिए, कल उठ के एक प्रोविजन या अमेंडमेंट आ गया कि सीएमए का डिग्री इज इनवैलिड, ऐसा है नहीं, आ गया तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, मिस्टेक हैज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। या तो फिर जब अपन कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे और अपन को पता नहीं था ऐसा कुछ अमेंडमेंट है, एंड बाद में पता चला कि दिस इज लीगली इम्पॉसिबल, तो उसको मिस्टेक बोला जाएगा। रीजन, अगर बाद में आया लॉ तो मिस्टेक नहीं है, बट जब अपन परफॉर्म कर रहे थे एंड वी वर नॉट नोइंग कि ऐसा कोई अमेंडमेंट आ गया है, तो उसको दोनों का मिस्टेक बोला जाएगा। नहीं समझा? सेम चीज इधर, अगर पता ही नहीं अपन को कि वो फिजिकली थर्ड पर्सन केपेबल है परफॉर्म करने के लिए या नहीं, राइट, अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, बाद में पता चला अपन दोनों को कि भाई वो फिजिकली तो केपेबल ही नहीं है। तुम सोच रहे हो एक घोड़ा रेस में भागेगा, तुमको पता ही नहीं है कि वो घोड़ा मर गया है। समझ में आया ये वाला? नहीं समझा? तो ये फिजिकल हो गया इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, मतलब दोनों को लगता है कि कुछ हो सकता है बट बाद में पता चला कि कुछ नहीं हो सकता है, या तो फिजिकल या तो लीगल। एंड लास्ट में आता है मिस्टेक हैज टू सब्जेक्ट मैटर। उसमें क्या हो सकता है, एग्जिस्टेंस, मतलब क्या, जो अब भी एग्जांपल दिया वो एग्जिस्टेंस में भी आ सकता है। कैसा, कि फॉर एग्जांपल अपन ने घोड़े के बारे में बात किया, हाँ या ना, अब घोड़ा तो मर गए, तो गुड्स एग्जिस्टेंस में ही नहीं है ना एक तरीके से, समझा। दूसरा प्राइस, तुझे लगा 10,000, मेरे को लगा 15,000। टाइटल, आइडेंटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, मतलब कैसा, तुमने कुछ और क्वालिटी सोचा था, मैंने कुछ और क्वालिटी दे दिया। तुमने कुछ और क्वांटिटी सोचा था, तुमने केजी में सोचा था, मैंने ग्राम्स में दे दिया तुमको। तो ऐसा दोनों का मिस्टेक हो सकता है। रीजन, तुमने भी क्लैरिफाई नहीं किया, मैंने भी नहीं पूछा। ऐसा होता है ना, कभी मार्केट में जाते तो आप क्या बोलते, दोनों क्लैरिफाई किया ना, तुमने बोला ना मैंने पूछा, तो उसको क्या बोला जाता है, बायलैटरल मिस्टेक। समझा? इंपॉर्टेंट है, याद रखना फिर से। सेक्शन 14 बोलता है कंसेंट इज फ्री इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोहेजन, फिजिकल हार्म, अंडू इन्फ्लुएंस, मेंटल हार्म। मिस रिप्रेजेंटेशन में दो है, फ्रॉड जिसमें इंटेंशन होता है डिसीव करने का, जिसमें इंटेंशन नहीं होता है डिसीव करने का। मिस्टेक में दो है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ जानना जरूरी है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ मिस्टेक। फॉरेन लॉ चलता है, इग्नोरेंस हो भी सकता है, वॉइड है एग्रीमेंट। बायलैटरल मतलब दोनों की गलती है,
यूनिलैटरल मतलब सिंगल गलती है। इसमें एक और चीज बताया था, जब फ्रॉड होता है मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, बट इसमें कंडीशंस आपको बताए थे मैंने, तो ये सब आपको ये वाले चीज में याद रखना है। परफेक्ट, थैंक यू। तो गाइस अभी के लिए पार्ट ए अपना खत्म हुआ, पार्ट बी जल्दी अपलोड होगा, जब तक आप हमें हमारे साथ बने रहिए। एंड आपको अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, हम आपको ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उसका आंसर देने के लिए। परफेक्ट, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।